बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तज़किये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आखिर हैरान कर दिया है। मुसलसल हैरान कर रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, और जो उनसे उम्मीदें थीं शायद वो उन उम्मीदों के ऊपर बहुत सारे लोगों की उस तरह से पूरा उतर रहे हैं। कुछ तफसीलात हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं और इमरान खान साहब को पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। अचानक से शाम गई ये जो खबर है वो सामने आई है इमरान खान साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से, और अब हर सूरत इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकाल कर पेश करना पड़ेगा। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, ये भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और इसके अलावा असातिज़ा कुछ असातिज़ा ने एहतजाज किया था और इस एहतजाज के बाद असातिज़ा की गिरफ्तारियाँ की गई थी बड़े पैमाने पर। इन असातिज़ा के हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि मैटर क्या था और क्या उनकी गिरफ्तारी के बाद अब हुआ है। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आता हूं काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो बड़ी खबर है। तो मामला यूं है कि कल के व्लॉग में मैंने आपको ये बताया था कि दो सबसे इंपॉर्टेंट केसेस, एक तो फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल और दूसरे नंबर पर 90 दिन में इंतखाबात का केस, ये दोनों केसेस समाअत के लिए मुकर्रर होने जा रहे हैं। और अब नाज़रीन ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की माफ़ कीजिएगा, कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, और इस कॉज लिस्ट के मुताबिक दोनों केसेस समाअत के लिए मुकर्रर कर लिए गए हैं। ना सिर्फ ये बल्कि तीसरा भी एक और अहम केस था पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात करवाने का। इस केस को भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जो 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी ने चूँकि बेंचेस तश्कील देने थे तो इन्होंने ये तीनों जो अहम केसेस हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर कर लिए हैं। मंडे 23 तारीख और ट्यूसडे 24 तारीख को ये तीनों केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हैं। एक तो जो 90 दिन में इंतखाबात का मामला है और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला है। ये दोनों केसेस मंडे वाले दिन 23 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर हैं, जबकि ट्यूसडे को जो पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात करवाने का केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर है। लेकिन इसमें बड़ी हैरान कुन काम जो किया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से, और ख़ास तौर पर ये दोनों केसेस समाअत के लिए मुकर्रर करने के हवाले से, और कैसे थोड़ा सा बैकफुट पर आए हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, इसके हवाले से मामला ये है कि जो बेंच बनाया गया है फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ जो मुकदमा था वो 5 रुकनी बेंच था, और उस 5 रुकनी बेंच के अंदर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद दोनों जो हैं वो उस बेंच में शामिल नहीं है। जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ये बनाया गया है, और दीगर जो जजेस हैं इसमें 4 उनके नाम भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक मिनट, ये मैं थोड़ा सा निकाल लूँ। अच्छा, इनमें एक तो जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो शामिल हैं, और इसमें अदालत ने फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। लेकिन अब यहाँ पर असल जो मामला था, जो कि मुसलसल कहा जाता था, मुतालबे भी किए जाते थे कि अहम नोयत के केसेस में जो सीनियर जजेस हैं वो शामिल नहीं होते, तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा दोनों ने खुद को इस केस से अलहदा रखा है। क्यों अलहदा रखा है, ये मैं अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वो जो 3 रुकनी कमेटी जो ये बेंचेस की तश्कील का फैसला करती है, उस 3 रुकनी कमेटी में चीफ जस्टिस खुद हैं, दूसरे नंबर पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद और तीसरे नंबर पर जस्टिस इजाजुल एहसन है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और चीफ जस्टिस जो हैं वो दोनों, आप जिस तरह से हम ख्याल बेंचेस की एक टर्म आई थी, तो इसमें इस कमेटी के अंदर इन दोनों को हम ख्याल समझा जाए तो जो इन दोनों का फैसला होगा, यानी कि जो चीफ जस्टिस का फैसला होगा वही इस कमेटी का फैसला होगा। इनडायरेक्टली आप ये कह दें कि जो इख्तियार अकेले चीफ जस्टिस से लेकर 3 रुकनी कमेटी को दिया गया था वो इस कमेटी की इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि वो अकेले चीफ जस्टिस के पास ही है। तो अब इन दोनों जजेस ने, चूंकि जाहिर सी बात है, 2 अगर जस्टिस इजाजुल एहसन मुखालफत भी करें तो 2 एक
से जो फैसला है वो आ जाएगा। तो जो अक्सरियत होगी कमेटी में फैसला उसका होगा। तो चीफ जस्टिस और सरदार तारिक मसूद दोनों जो जजेस हैं, ये दोनों अगर चाहते कि ये उस बेंच में शामिल होना चाहते हैं फौजी अदालतों वाले में, तो उसमें ये खुद को शामिल कर सकते थे। लेकिन इन दोनों जजेस ने और सीनियर तरीन जजेस ने खुद को इस केस से अलहदा किया है, खुद वो इस केस के अंदर शामिल नहीं हुए। और फिर उसके बाद फुल कोर्ट के जो बड़े मुतालबे किए जाते थे इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट भी नहीं बनाया गया, क्योंकि ये बड़ा संजीदा मामला है और सारे का सारा मुद्दा डाल दिया गया है कि जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच है वो अब केस की समाअत करे और वो फिर इसके ऊपर जो डिसीजन है वो कोई लेके आखिर होना क्या चाहिए, होने चाहिए नहीं होने चाहिए, जो भी सारा मामला है। तो बहरहाल एक इससे जो एक माइंड सेट है वो और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किस तरीके से क्या चीज़ें चल रही हैं वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस खाली केसेस की समाअत मुकर्रर करने के हवाले से। फिर इसी तरह से मैं अब दूसरी तरफ आता हूं, जो इंतखाबात वाला केस है 90 दिन के अंदर करवाने का। अब उस केस में 3 रुकनी बेंच बना है। 3 रुकनी बेंच कौन सा है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला। और ये तीनों जो हैं वो टर्म इन तीनों के ऊपर लागू होती है कि ये तीनों भी हम ख्याल जजेस जिनको कहा जा सकता है, जिस तरह से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और दीगर जजेस के हवाले से कहा जाता था। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नौयत का मुकदमा है 90 दिन में इंतखाबात वाला। और फिर इसके अलावा जो नेक्स्ट डे यानी कि 24 अक्टूबर मंगल वाले दिन समाअत होनी है पूरे मुल्क में एक दिन इंतखाबात करवाने के हवाले से, उसमें भी यही सेम बेंच है। तो अब इस बेंच के अंदर भी फिर जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और ये 3 रुकनी जो बेंच बना हुआ है इसमें भी कोई जो दूसरी साइड का जो जज है वो नहीं है। यानी कि जिस तरह से पहले कहा जाता था जी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अपने ही हम ख्याल जजिस के साथ बेंच बनाते हैं और सबको मालूम होता है कि फैसला क्या होगा, तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल है। फिर वो चीज़ अब यहाँ पर भी लागू होती है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने भी अपने ही हम ख्याल बेंच, और इसमें भी पहले से ही मालूम है कि जो फैसला है वो क्या होगा। और जाहिर सी बात है अब 90 दिन तो गुजर चुके हैं, अब इसके ऊपर क्या चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा। लेकिन जो बेंचों की तश्कील का मामला है वो एटलीस्ट इन दोनों बेंचेस की तश्कील के बाद क्लियर हो चुका है कि असल में इख्तियारात किसके पास हैं और कौन किस तरीके से बेंचेस तश्कील दे रहा है। तो ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब के हवाले से जो खबर है वो ये है कि प्रोडक्शन आर्डर इमरान खान साहब के जारी हो चुके हैं और उन्हें जेल से निकाल कर पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। अब ये असल मामला था इलेक्शन कमीशन में जो केस चल रहा था तौहीन इलेक्शन कमीशन का, उस केस में फ़र्द जुर्म आयद की जानी है और फ़र्द जुर्म के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान साहब फिर वहाँ पर मौजूद होने पेश किया जाए। तो इस पर अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने प्रोडक्शन आर्डर जारी किए कि इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन में पेश किया जाए। तो अब खैर और जो तारीख़ रखी गई है वो 24 अक्टूबर की तारीख़ है और जो हैं IG पंजाब और इस्लामाबाद उनको कहा गया कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएँ। बहरहाल अब ये देखना है कि इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन में पेश किया जाता है या पूरा इलेक्शन कमीशन उठकर अडयाला जेल जाता है और वहाँ पर जो केस की समाअत है वो होती है। लेकिन एटलीस्ट इमरान खान साहब की प्रोडक्शन आर्डर्स जारी हुए हैं और इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करने का हुक्म दे दिया गया है IGs को। और सुबह 10 बजे इलेक्शन कमीशन का जो हिदायत है, जो फैसला है उसके मुताबिक, आर्डर्स के मुताबिक सुबह 10 बजे 24 अक्टूबर की तारीख है। फिर इसी तरह से इस केस में फवाद चौधरी भी हैं और फवाद चौधरी को भी हाज़िरी यकीनी बनाने की जो है वो कहा गया है कि वो भी अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाए। फिर इसी तरह से एक और जो अहम केस है इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैनशिप के ओहदे से हटाने का मामला, इस केस को भी इलेक्शन कमीशन ने समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और 26 अक्टूबर को इमरान खान साहब को जो है वो जो ओहदा है तहरीक इंसाफ का, इनके पास चेयरमैन है पार्टी के, उस ओहदे से हटाने की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर समाअत होगी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में ये 5 रुकनी कमीशन यानी कि जो पूरे का पूरे जितने भी मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के सारे इस केस की समाअत करेंगे। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद हैं और बाकी चारों सूबों के जो 4 मेंबरान हैं वो इस केस की समाअत करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी आज एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी, एक बड़ी खबर थी जो कि सामने आ चुकी है। इमरान खान साहब के प्रोडक्शन आर्डर्स जारी हो चुके हैं और
ये दो अहम मुकदमात हैं जो कि होंगे। एक तो 24 तारीख को है जिसमें इमरान खान साहब को पेश करना है, और जो 26 तारीख वाला है उसमें इमरान खान साहब को पेश करने का नहीं कहा गया, लेकिन वो मुकदमा भी इलेक्शन कमीशन ने समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया। यानी कि हर तरफ से ही घेरा डालने की जो एक इमरान खान साहब के गिर्द घेरा है वो तंग किया जा रहा है, और दबाव जाहिर सी बात है इमरान खान साहब अपने जो उनका एक मकसद है उसके ऊपर वो डटे हुए हैं। और इस दूसरी तरफ नवाज शरीफ की भी जो ज़मानतें हैं वो हो रही हैं, वो किस तरीके से हो रही हैं वो भी आपके सामने है। 7 मिनट 6-7 मिनट की समाअत में ज़मानत मिल जाती है, और इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्तों के ऊपर फैसले महफूज रखे जा रहे हैं और उनके ऊपर फैसला नहीं सुनाया जा रहा। तो बहरहाल ये एक और अहम खबर थी। इसके अलावा नाज़रीन, एक जज की तैनाती के हवाले से इमरान खान साहब की दरख्वास्त थी। जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब, उनकी तैनाती का जो नोटिफिकेशन जारी किया था वज़ारत कानून ने कि वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो कायम खसूसी अदालत है उसके वो जज होंगे और जेल में वो समाअत जाकर करेंगे। तो बहरहाल उनकी तैनाती के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी कि वज़ारत कानून इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकता, ये तो हाई कोर्ट के अंडर आती है तो वो नहीं कर सकता। तो बहरहाल ये उनका मौक़िफ़ था। तो इस दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला महफूज था और फ़ैसला सुना दिया गया है चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से, और इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी गई है। यानी कि जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन जो हैं वही इमरान खान साहब के केस की समाअत करेंगे। तो बहरहाल यहाँ पर अब कोई सवाल नहीं उठाता कि हर मुकदमा इमरान खान साहब की हर दरख्वास्त जो है वो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वही सुनते हैं, कोई दूसरा जज क्यों नहीं जो सुनता। हालांकि पहले चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से कहते थे जी कि इनके पास इख्तियार है और ये मुकदमे सुनते हैं। तो अब मज़ीद चीज़ें खुल गई होंगी और वो लोग जो पहले क्या मौक़िफ़ रखते थे और अब का उनका मौक़िफ़ क्या है वो भी आपको समझ लग गई होगी कि किस तरह से ये अपने मौक़िफ़ बदलते हैं और मफादात इनके कहाँ पर हैं। अभी कोई नहीं कहता कि ये जो 3 रुकनी कमेटी भी चीफ बनी है, इस कमेटी में भी 2 जजेस एक तरफ है, तो फिर एक अकेला जो है वो बेचारा क्या करेगा, वो तो फिर 2-1 का ही फैसला आना है और वो फिर अकेला अपनी मर्जी से ही चीज़ें जो है वो करता रहेगा। फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन ने वारंट जो है वो जारी कर दिए हैं और इनको भी 24 अक्टूबर को सुबह 10 बजे पेश करने का जो हुक्म है वो दिया गया है। बहरहाल उनसे कहा वारंट गिरफ्तारी का इस वजह से किए गए क्योंकि ये पेश नहीं हो रहे थे, तो बहरहाल अगर ये पेश हो जाते हैं तो फिर उसके बाद इनके वारंट भी मनसूख हो जाएंगे। और यही वो सेम मैटर है, पार्टी वो वाला तौहीन इलेक्शन कमीशन वाला मामला है और इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी ये तीनों इसमें थे। तो असद उमर साहब के हवाले से तो कोई हिदायत नहीं आई, इन दोनों के हवाले से, दीगर के हवाले से इलेक्शन कमीशन से ये पेशरफ्त हुई है। आगे चलते हुए नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ा बयान दिया है और इस बयान के बाद ये चीज़ कन्फर्म हो चुकी है कि मैच फ़िक्स था। सबको ही मालूम है कि मैच फ़िक्स था, लेकिन अब ख़ुद इनके मुंह से इकरार हो रहा है कि मैच फ़िक्स था। और एक इंटरव्यू उन्होंने दिया है और इस इंटरव्यू में ये कहते हैं जी कि 16 माह बेसिकली पीपल्स पार्टी जो नून लीग पर तनकीद कर रही है उस हवाले से इनसे सवाल किया गया, तो ये कहते हैं जी 16 माह हमारे साथ रहे, क्या इनको मैच फिक्स्ड का नहीं पता था? क्या पीपी वाले बच्चे हैं, इन्हें 2 माह में पता चला कि मैच फिक्स्ड है? नवाज शरीफ पर डील के हवाले से लगने वाले इल्ज़ामात पर ख्वाजा आसिफ का एतराफ़। तो ये एक इंटरव्यू में इन्होंने एक अहम जो एतराफ़ है वो किया है और पीपल्स पार्टी को कहा है जी कि मैच फिक्स था, तो आपको पता ही था कि जो मैच है वो फिक्स्ड है। अब चूँकि आपको कोई हिस्सा नहीं मिला तो इस वजह से आप ये कह रहे हैं कि या नवाज शरीफ की डील होगी या वो वापस आ रहे हैं, तो अब आप ये कह रहे हैं कि जो मैच है वो फिक्स्ड है। तो बहरहाल सच्चाइयाँ इसी तरह से छुपती नहीं हैं, वो मुंह से निकल ही जाती हैं, इकरार तो ये नहीं करते। और ख़ैर ये सारी की सारी जो चीज़ें थी वो पहले से मालूम थी अवाम को और कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था इनको। असातिज़ा के हवाले से जो खबर थी, बुनियादी तौर पर असातिज़ा एहतजाज कर रहे थे, अपनी कुछ डिमांड्स लेकर वो आए हुए थे, लेकिन उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया, उनको भी एहतजाज के ऊपर फोर्स किया गया, पुलिस की जानिब से जो है वो आए और उनको भी उठा कर ले गए। तो बहरहाल उनके हवाले से ख़बर ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया है। बेसिकली पंजाब में नज़रबंद 114 असातिज़ा को रिहा करने का ये हुक्म दिया गया है। जस्टिस शकील अहमद ने नज़रबंद तमाम टीचर्स को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया है और इनके लाहौर हाई कोर्ट में बेसिकली इस केस की जो समाअत है वो हुई है। तो बहरहाल ये एक अच्छी खबर है उन असातिज़ा के लिए कि एटलीस्ट उनको रिहा करने का जो अहकामात हैं वो दे दिए गए हैं। तो ये नाज़रीन कुछ अहम तरीन तफसीलात थी
एक दो चीज़ें और हैं। मोना सिलाई साहब का बयान है, वो भी आपके सामने रखता चलूँ। मोना सिलाई साहब कहते हैं जी कि दूसरों को लाडला कहने वाले आज खुद लाडले हो गए हैं। नवाज शरीफ के हवाले से इन्होंने कहा है कि ये दूसरों को लाडला कहते थे, नहीं कि इमरान खान को कहते थे, और आज साबित हो गया कि ये खुद लाडले हैं। इन्होंने ये कहा है जी कि सज़ा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ को दंदनाते फिरने की इजाज़त मिल गई है। ना पैसे, ना मोटरसाइकिलें और ना ही जन्नत के टिकट इनके किसी काम आएंगे। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि नून लीग ने जो करना है कर ले, अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुके हैं। तो मोना सिलाई, परवेज़ लाई साहब इमरान खान साहब के साथ स्टिल डटे हुए हैं। राय का साथ कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।